भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो आरआरबी ग्रुप डी के पेपर आप चल रहे हैं, आप सभी को पता है। उसके अंदर जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, एक 9 सितंबर, आज वैसे 11 सितंबर है, 9 सितंबर के दिन जो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे को मिले, इधर उधर से मैंने अरेंज करे हैं। वो क्वेश्चन जो हर बार शिफ्ट में आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं छाट के आपके लिए लाया हूं। तो अगर आप इन प्रश्नों को पढ़कर जाओगे तो एग्जाम में आपको सेम टू सेम प्रश्न या फिर उससे मिलता जुलता प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगर हाल ही में आपका एग्जाम हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो करते हैं शुरू अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 9 सितंबर की शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। देखो, नूनिवेरा शिफ्ट कौन सी थी, लेकिन 9 सितंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन कोई नहीं है, हमें सिर्फ इनको डायरेक्ट सोल्व करना है। ठीक है जी, चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी उस कार्य को 9 दिन में करता है। तो तीनों उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। कैसे करेंगे इस प्रश्न को सोल्व? देखो, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, सिंपल लिखो। बी किसी काम को 15 दिन में करता है और सिंपल लिखो। सी किसी काम को 9 दिन में करता है। तो हमें क्या करना है? हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है और ये जो एलसीएम होगा, यही क्या होगा? यही होगा कुल कार्य। यही होगा कुल कार्य। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि 12 और 15 का एलसीएम तो 60 होता है। 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए और छोटी से छोटी हो। तो 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। 12 से भी भाग हो जाएगा और 15 से भी भाग हो जाएगा, लेकिन 9 भी हमें चाहिए। 9 60 को भाग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 60 के अंदर केवल एक 3 है। जो हम 60 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 30 गुना में, या कह लो 3 गुना में 20। इसके अंदर केवल एक ही 3 है, लेकिन हमारे को कितने 3 चाहिए? 2 3 चाहिए। तो एक 3 और लेना पड़ेगा। 3 3 9, 9 दूनी 18। मतलब यहां पर जो आएगा वो आएगा 180। क्या आएगा? 180। 180 होगा इसका एलसीएम और 180 ही होगा हमारा क्या? कुल कार्य। ये तो तरीका हो गया एलसीएम लेने का। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद तीसरे स्टेप में आपको निकालनी है इनकी क्षमता। क्षमता कैसे निकालोगे? क्षमता निकालोगे, 180 को 12 से भाग दो, ए की क्षमता आएगी। 180 को 15 से भाग दो, बी की क्षमता आएगी। 180 को 9 से भाग दो तो सी की क्षमता आएगी। ये उसी प्रकार है कि ये कुल कार्य है और ये 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे वो इनकी क्षमता है। 180 को 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 आएगा। 15 से करेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30। 9 से करेंगे 9 दूनी 18 और 0। ये आया। अब ये कह रहा है, अब देखो, ये ए की क्षमता, ये बी की क्षमता, ये सी की क्षमता, और तीनों उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखो, जब तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा जरा आप देखो। एक दिन में कितना काम होगा? 20, 30, 40 और 47। एक दिन में काम कितना होगा? 47 काम होगा। एक दिन में कितना काम होगा? 47। तो टोटल वर्क कितना है आपके पास? 180। और एक दिन में जो काम हो रहा है वो हो रहा है 47। तो कुल मिलाकर दिन कितने लगेंगे? इसको भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ये प्रश्न था जो आप आराम से कर सकते थे। इसको भाग करोगे, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ये 3 पर चला जाएगा। ठीक है, 7 21 का 1 का हासिल बच्चे 2, 4 3 12 और 2 14, 141 होगा ना? 100, हाँ 141 होगा। और 141 का आएगा तो यहाँ पर बचेगा 39। तो आएगा 3 सही 39/47। ये आएगा 3 सही 39/47। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना इस प्रश्न को। ऐसा सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखो, यदि दो संख्याओं का योग 24 है, दो संख्या है जिनका योग सम दे रखा है आपको 24, और उनके बीच का जो अनुपात है वो ये है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब देखो, एक संख्या और दूसरी संख्या, इनका जो अनुपात है वो 7:2 है। और इन दोनों का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग आपको दे रखा है कितना? 24। आप केवल इतनी सी बात नोटिस करेंगे यहां पर, ये एक एक्चुअल, ये एक वास्तविक संख्या है। भाई दोनों संख्या का योग है 24, ये वास्तविक संख्या है। और ये जो अनुपात है ये इसके इंडिकेटर है। अब यहां पर आप देखो, इंडिकेटर को अगर हम जोड़ दें तो 7 और 2 9 होगा। जो इंडिकेटर दिए हैं, जो उनका मान दिया है वो 7 और 2 दिया है दोनों संख्याओं का, उनको जोड़ दे तो 9 होगा। और ये बराबर होना चाहिए किसके? सॉरी, यहां पर 5 है भाई, यहां पर 5 है। 7 और 5 है ना, तो 7 और 5 कितना होगा? 12। और ये योग बराबर होगा इस योग के मतलब के 24 के। तो आपको केवल ये देखना कि इसके कितने गुना है। 12 दूनी 24 हुआ है, तो ये इसके 2 गुना है। आपको बताना है दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 की वैल्यू आपको बतानी है। ये भी 2 गुना ही हो जाएगी, 5 दूनी 10, तो 10 हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर।
ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चल पड़ते हैं। दो व्यक्तियों की औसत आयु है 39। दो व्यक्तियों की औसत आयु है 39, ठीक बात है। और तीन व्यक्तियों की औसत आयु है 54। तीन व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 54 है। तो तीसरे व्यक्ति की औसत आयु कितनी होगी, ये बात आपसे पूछे। देखो, दो व्यक्तियों की आयु, आयु है ना, आयु का योग अगर निकालना हो, देखो औसत से योग निकालना बड़ा आसान होता है। औसत से योग निकालना, आपको दे रखा है दो व्यक्तियों की आयु का औसत, ठीक है। तो उन दो व्यक्तियों की आयु का योग निकालना आसान होता है। कैसे निकालना है? उनकी औसत लिखो, और व्यक्ति कितने हैं? दो हैं, तो दो से गुणा कर दो, खत्म बात। 9 दूनी 18 का 8 का से बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 आया। तो ये दो व्यक्तियों की आयु का योग है। उसी प्रकार अगर तीन व्यक्तियों की आयु का योग आपको निकालना हो, तीन व्यक्तियों की आयु का योग आपको निकालना हो, तो तीन व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 54। गुणा में क्या करोगे? 3, क्योंकि व्यक्ति कितने हैं? 3 है। इनकी गुणा कर लो। 4 3 12 का 2 का हासिल बचा 1, 5 3 15 और 1 16। 4 3 12 का 2 का हासिल बचा 1, 5 3 15 और 1 16, 162। तो आपको पता है भाई तीन व्यक्तियों का सम तो है 162 और दो व्यक्तियों का सम है 78। आपको बताना है कि जो तीसरा व्यक्ति था उसकी आयु कितनी थी। तो तीन व्यक्तियों के सम में से अगर दो व्यक्तियों का सम मैं घटा दूं तो कितना आएगा? देखो 4 और ये 5 और 2 7, 8 आएगा 84। तो 84 क्या होगा आपका राइट आंसर? 84 जो है ये तीसरे व्यक्ति की आयु, ठीक है जी। इस प्रकार एक प्रश्न आया था। और देख लेते हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको हम देख के ये कह दे कि ये मुश्किल है। बिल्कुल आसान है, सिंपल है, बस थोड़ा सोचना है और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। देखो, एक व्यक्ति की मासिक आय है 45,000, ये उसकी मासिक आय है, मंथली इनकम है 45,000। यदि उसकी वार्षिक खर्च, उसके साल का खर्च कितना है? 4,20,000। कितना है भाई? 4,20,000 साल का है। अभी आप यहां पर ध्यान देंगे, ये तो है मंथली, जो इनकम हमारे को दिया ये दी है मंथली, जो खर्चा हमारे को दिया ये दिया ईयरली, मतलब के साल का, ईयरली। तो उसकी मासिक बचत, जो आपसे बचत पूछी है वो पूछी है मंथली। अब आप सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये मंथली, ये ईयरली, तो इसको भी मंथली निकाल लो आप। कैसे निकालोगे? 4,20,000 है ना, इसको 12 से भाग दो, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते, तो 12 से हम भाग देंगे। 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 कितने बचे? 36, 4 2 6, 12 5 60, 0 0 0। तो हम कह सकते हैं कि 35,000 उसकी मंथली उसका मंथली खर्च है, मासिक खर्च है उसका 35,000। तो मासिक उसकी इनकम कितनी है? 45,000, जिसमें से वो खर्च कितने करता है? 35,000। 45,000 मासिक उसकी इनकम है, 35,000 वो खर्च कर देता हर महीने। तो उसके पास बचते कितने बताओ? 10,000 रुपए उसकी मासिक बचत है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन ये आया था भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बच्चे इसको नहीं कर पाए थे, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? इस बार का मतलब क्या होता है? आप केवल इस बात को समझो, इस बार का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में इसका मतलब ये होता है कि 0.3 और 6 9 जो लिखा है इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार। इसका मतलब ये कि जो 6 9 संख्या ये बार बार रिपीट हो रही है, मतलब कि 6 9 6 9 6 9 ऐसे चलते चलते जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो ऐसा लिखने की बजाय हम ऐसा लिख सकते हैं 0.3 6 9 और 6 9 रिपीट हो, तो 6 9 के ऊपर हम बार लगा देते हैं। ये लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। तो एक्चुअल में आपको ये दिया था और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पूछी थी, आपसे पूछा था बताओ इसका भिन्न में मान क्या होगा। भिन्न वैल्यू, भिन्न समझते हो क्या होता है? भिन्न होता है P/Q फॉर्म। भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है P/Q फॉर्म। जैसे कि 2/3 में लिख दूं तो ये क्या है? ये एक भिन्न है, ठीक है। तो इसकी भिन्न फॉर्म पूछी थी, फ्रैक्शन में पूछा था कि भाई अटे बटे में कितना होगा। तो सिंपल तरीका इसको करने का ये है, देखो अगर मैं कहता कि 0.369 सिंपल ऐसे लिखा हुआ है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपसे कोई पूछता तो आप क्या करते? ऊपर लिखते 369 और बटे में क्या लिखते? 3 के बाद पॉइंट है तो 3 0 लगाते और यहां लिखते 1, ऐसे ही करते आप। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका है अगर बार ना हो तो। लेकिन यहां पर है बार, लेकिन यहां पर क्या है? बार है। बार है तो आपको क्या करना है? ऊपर लिखना है 369। क्या लिखना है? 369। क्या लिखना है भाई? 369। और इसमें से आपको घटाना है क्या? जिसके ऊपर बार नहीं है। क्या घटाना है आपने? जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब के 3 इसमें से आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है जी।
3 इसमें से घटाओगे और नीचे क्या लिखोगे, नीचे ध्यान से देखना, आपके पास 3 चीजें हैं, जितनों के ऊपर बार नहीं है, देखो सुनो पहले, जितने के ऊपर बार है उतनी बार तो आपको लगाना है 9, जैसे कि 6 और 9 के ऊपर बार है तो आप लगाओगे 2 बार 9, 2 बार 9 लगाओगे। उसके बाद आप देखोगे एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, और जब बार नहीं होता तो क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, तो 990 नीचे आ जाएगा। यहां पर क्या होगा, ऊपर देखो 366 डिवाइड बाई 990, और ये कट जाएगा किससे, देखो 1 3 3 3 से कटेगा ऊपर, 3 3 0 ये कटेगा नीचे, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऐसे आप इस प्रश्न को कर सकते थे, ठीक है जी। और देख लो, अगर आपको करना है तो मैं आपको लिए एक होमवर्क दे देता हूं, आप खुद करके देख लेना, उसका आंसर क्या होगा, 0.315 और यहां पर है बार इसके, आप इसका आंसर कमेंट में देंगे, इसका आंसर आप कमेंट में दोगे भाई, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए मेरे को, सारे बच्चे कमेंट में इसका आंसर देंगे कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ए व बी मिलकर 9 दिन काम करते हैं, ए की क्षमता बी से दुगनी है, बी अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा है कि ए और बी मिलकर 9 दिन में काम करते हैं, मतलब कोई काम है उसको 9 दिन में वो पूरा कर देते हैं। ए की क्षमता बी से दुगनी है, बी अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा। देखो हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं ए और बी, यहां पर जो पहले हम लिखते हैं ये लिखते हैं दिन, या फिर समय आप बोल लो, दिन लिखते हैं। यहां पर फिर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में आता है हमारा टोटल वर्क, कुल कार्य आता है, और यहां पर आती है हमारी क्षमता, ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये है हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला ही क्वेश्चन हमने आज ऐसा किया था। तो आपको यहां पर क्या दिया, ए की क्षमता बी की से दुगनी है, तो आपको पहले ही क्षमता दे दी कि ए की क्षमता बी से दुगनी है, मतलब ए अगर एक दिन में एक काम करता है तो बी उस दिन में 2 काम कर देता है, दुगनी क्षमता है, बोलो यस। तो आपको क्या बोला इसने, बी अकेला कितने दिन में पूरा काम करेगा। अब देखो बी से अगर काम करवाना है तो आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी करोगे तब आपका जो आएगा कि भाई बी कितने दिन में काम करेगा। लेकिन यहां पर टोटल वर्क नहीं, तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे। अब इसने क्या कहा टोटल वर्क के बारे में, ये ऊपर वाली लाइन पढ़ो एक बार। इसने कहा ए और बी मिलकर 9 दिन काम करते हैं, मतलब कि 9 दिन में काम पूरा कर देते हैं, मतलब कि 9 दिन में अगर ए और बी मिलकर काम करें, 2 और 1 3 काम करें, तो 9 या 27, मतलब कि 27 जो काम है ये है टोटल वर्क, 27 जो है ये टोटल वर्क। 2 बार समझो इस चीज को, ए और बी मिलकर 9 दिन काम करते हैं, मतलब कि 9 दिन लगातार ए और बी मिलकर काम करें, मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे, 3 काम करेंगे, तो 9 या 27 ये क्या है टोटल वर्क। और अब ये काम आपको करवाना है किससे, बी से अकेले से, तो 27 तो टोटल वर्क है, और बी एक दिन में केवल एक ही काम करता है, तो 27 बटे में 1 करोगे तो 27 दिन आ जाएगा, तो 27 दिन लगेंगे काम पूरा करने में, किसको, बी को, किसको, बी को, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दे रखा है, और आपसे एक संख्या आपको 96 है, एक 96, दूसरी संख्या क्या है ये आपसे पूछा है। तो यहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या, देखो फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में दोबारा से भी आ सकता है। यहां पर समझो क्या है, 2 संख्याएं होती हैं, 2 संख्याओं का एलसीएम होता है, उनका एचसीएफ होता है। इन चारों चीजों के बीच में ये संबंध होता है कि अगर दोनों संख्याओं को मैं गुणा कर दूं और उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ को गुणा कर दूं तो आपस में वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ये इनका संबंध है। अब यहां पर आपको जितनी इंफॉर्मेशन दी है आप इसके अंदर फिल कर लो। पहली संख्या आपको कितनी दे रखी है, 96, दूसरी संख्या निकालनी है तो यहां पर खाली हम 2 लिख देते हैं। एलसीएम कितना है 456 गुणा में एचसीएफ कितना है 24, सिंपल तरीका करने का। तो दूसरी संख्या निकालनी है तो इसको मैं इस तरफ छोड़ देता हूं, और 456 गुणा में 24 बटे में 96 ऐसे मैं लिख देता हूं, ठीक है जी। अब देख लो ये किससे भाग हो जाएगा, किससे भाग हो जाएगा, आप देख लो जरा, 4 चौक 16, हाँ ये देखोगे 24 चौके पे चला जाएगा, 4 पे कट गया पूरा का पूरा, 24 चौक 96, और 4 से आप इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 114 जो होगा ये होगा दूसरी संख्या, खत्म, ठीक है जी। अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। एज का क्वेश्चन है, देख लेंगे क्या है। पिता की आयु पुत्र से दुगनी है, जो पिता है भाई उसकी आयु पुत्र से दुगनी है, 6 वर्ष बाद तिगुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु क्या है, देखो वर्तमान आयु ये दे रखी है आपको, पिता की आयु पुत्र से दुगनी है, वर्तमान में क्या चल रहा है 2022, ऐसे हम एस्टिमेट लगाएंगे। पिता की आयु पुत्र से दुगनी है, तो जो एक तो है पिता
और एक है पुत्र। पिता की आयु पुत्र से दुगनी है, मतलब पुत्र की आयु अगर 1 है तो पिता की 2 है। दुगनी का मतलब यही होता है। 6 वर्ष बाद तिगुनी हो जाएगी। 6 वर्ष बाद मतलब कि 2028 में 3 गुनी हो जाएगी, मतलब पुत्र की अगर 1 होगी तो इसकी 3 हो जाएगी। तो आपको केवल एक बात देखनी है कि यहां से लेके यहां तक आने में, देखो यहां से लेके यहां तक आने में हमें 6 साल लगे, इनको 6 साल लगे। 6 साल में आप देख रहे हो पिता की रेशो 1 बढ़ गई, पिता की रेशो 1 बढ़ गई, ठीक बात है, बढ़नी चाहिए। लेकिन पुत्र की रेशो नहीं बढ़ रही, पुत्र की रेशो तो उतनी की उतनी है। तो जब आपको ऐसा माहौल दिखे, या तो बराबर बराबर बढ़नी चाहिए, क्योंकि देखो 6 साल के बाद ये भी 6 साल बड़ा हो जाएगा और ये भी 6 साल बड़ा हो जाएगा। तो उस हिसाब से दोनों की रेशो बराबर बराबर बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ रही, इसलिए क्या करेंगे हम, इनका ये डिफरेंस देखेंगे और इनको बराबर कर देंगे। ये डिफरेंस देखो इनका कितना है 2, इनका कितना है 1। नीचे वाले डिफरेंस को ऊपर से गुणा कर दो, देखो 2 है ना इनका डिफरेंस, तो ऊपर गुणा करो यहां पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस 1 के नीचे गुणा करो 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 तिया 3, 1 एकम 1। यहां पर थोड़ी सी तिगुनी हो जाएगी। एक्चुअल में क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ी में है। एक्चुअली में ऐसा रहा होगा, मैं जहां तक मेरे को लग रहा है कि 6 वर्ष पूर्व होगा यहाँ पर बाद की जगह क्या होगा, पूर्व होगा, क्योंकि ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ी बहुत यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर होगा 6 वर्ष पूर्व, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व तिगुनी थी, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व क्या थी, तिगुनी थी, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 6 वर्ष पूर्व की रही होगी संख्या, मतलब कि 2016 की, 2016 की संख्या रही होगी, ये जो है 2016 की रही होगी। तो आप देखोगे 2016 में रेशो क्या थी, 3:1 थी, 2016 में 3:1 थी, ठीक बात है जी। और 2022 में 4:2 हो गई, ठीक है। तो आप देखोगे कितनी बड़ी एक यहाँ पर कितनी बड़ी 1। तो जो 1 यूनिट बढ़ रही है, ये कितने साल में बढ़ रही है, 6 सालों में। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 6 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 6 वर्ष। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष है, आपसे पूछा वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान तो 2022 की है, और हम ये वाली वैल्यूज देखेंगे, ये वाली नहीं देखेंगे क्योंकि मैंने चेंज कर लिया है इसको। और आपसे पूछा वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु 4 और 2 होगी। 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 4 की वैल्यू होगी 24, 4 की वैल्यू होगी 24 और 2 की वैल्यू होगी 12। 2 की वैल्यू क्या होगी 12। ये इनकी वर्तमान है, जैसे कि 24 और 12 ये वर्तमान है कि भाई वर्तमान में जो पिता है वो 24 साल का है और जो पुत्र है वो 12 साल का है, ठीक है जी। और 6 साल पहले देखो ये दुगने है ना, दिख रही है ना आपको, कह रहा है पिता की आयु पुत्र की दुगनी है वर्तमान में, तो देखो दुगनी आपको दिख रही है। 6 साल पहले, बाद की जगह पहले है, 6 साल पहले क्या रहा होगा, यहाँ पर 18 रहा होगा और यहाँ पर 6 रहा होगा। तो आप देखो ये कितनी है, इसकी 3 गुनी। तो क्वेश्चन अपना सेटिस्फाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये था अपनी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है जी। और शिफ्टों के क्वेश्चन जैसे जैसे मिलते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो, हो सकता है आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।